मित्रों, आज हम लोग टेस्ट सीरीज 7 को शुरू कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज 7 में संघीय कार्यपालिका से प्रश्न दिए गए हैं और ये जो सीरीज है संघीय कार्यपालिका की, इसमें कुल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका पहला सेट 20 क्वेश्चन का है। हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि ये जो सीरीज 7 है, इसके जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं ताकि आप कोई गलती ना करने पाए। क्योंकि अगर आप आसान क्वेश्चन या बेसिक क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं तो निश्चय मानिए फिर तो मालिक भगवान ही है और आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को सावधानी के साथ अध्ययन करें। तो आइए हम लोग बिना कोई देर किए हुए इस सीरीज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, ठीक है, का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं है, इम्पीचमेंट का भाग नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, कह रहा है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें मतदान तो लोग देते हैं लेकिन उसे हटाने की कार्रवाई में ये लोग भाग नहीं लेते। वे लोग कौन हैं? ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य हैं भाई, वो तो निर्वाचक मंडल में है ही है और इम्पीचमेंट भी ये लोग लगाते हैं। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, राज्यसभा भी गलत हो गया। अब राज्यों की विधान परिषद, तो देखिए राज्यों की जो विधान परिषद की बात है, ठीक है, इसमें आप साफ साफ बात रखिए कि राष्ट्रपति के ये निर्वाचक मंडल में ही नहीं है। ठीक है, तो जब ये निर्वाचक मंडल में ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो इम्पीचमेंट में कैसे हो सकते हैं? लेकिन डी क्वेश्चन है कि राज्यों की विधानसभा, तो बच्चों राज्यों की विधानसभाएं के जो सदस्य होते हैं, जिसे आप एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, इसके लोग अपनी राजधानियों में, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। परंतु जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें ये लोग भाग नहीं लेते। ठीक है ना, क्लियर? तो आपका आंसर पहले हम कर देते हैं, उसके बाद कुछ चर्चाएं आपसे कर लेते हैं। अब जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो हम लोग राज्य की विधान परिषद के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो आपको एक चीज याद रखना है कि जो आर्टिकल 169 है, 169 मतलब आप कहोगे कि 169, ठीक है, 169। तो आर्टिकल 169 में कहा गया है कि यदि संसद चाहे, ठीक है, तो वह किसी राज्य में द्विसदनात्मक मतलब बाई कैमरल, ठीक है, सभा की स्थापना कर सकता है और मतलब विधान परिषद की स्थापना कर सकता है, विधान परिषद की स्थापना कर सकता है। और अगर विधान परिषद है तो वह विधानसभा की मांग पर, उस प्रदेश की विधानसभा की मांग पर उसे समाप्त भी कर सकता है, उस विधानसभा की मांग पर उसे गठित भी कर सकता है, मतलब सृजन भी कर सकता है और उसका विघटन भी कर सकता है। ठीक है ना? तो अब प्रश्न आता है कि जो विधान परिषद है, ठीक है, यह इसका कार्यकाल क्या है? तो आप कहोगे 6 वर्ष है। फिर आप कहोगे कि सर ये अस्थाई सदन है। ठीक है, जैसे राज्यसभा अस्थाई सदन है वैसे विधान परिषद भी अस्थाई सदन ही है। क्लियर हो गया? तो अब हमको एक चीज याद रखना है कि जो विधान परिषद है, ये विधान परिषद कहाँ कहाँ है?
ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं विधान परिषद कहाँ कहाँ है, क्योंकि इसमें तमाम चीजें बदली हैं और किताबों में, ठीक है, जो वो पुरानी किताबें हैं, कुछ नई किताबें हैं, तो उसमें अपने अपने अनुरूप लोग दे देते हैं। तो हम सबसे पहले बात आपसे कर दें कि कुल कितने प्रदेश में विधान परिषद वर्तमान में है। तो आप कहोगे कि 6 प्रांतों में सर, ठीक है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है। अब ये जो 6 प्रांत हैं इसमें 2 भागों में बांट लीजिए, 1 और 2। तो एक जो है ये दक्कन ले लीजिए, आप दक्षिण भारत लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन शुद्ध है दक्कन। दूसरा उत्तर भारत ले लीजिए, तो उत्तर भारत में केवल 2 स्टेट में विधान परिषद है, एक यूपी में है और दूसरा बगल में बिहार में है। अब जहां तक दक्कन की बात है तो दक्कन में, ठीक है, 4 स्टेट में है या 4 प्रांतों में है। तो ये 4 प्रांत कौन कौन है? तो देखो, एक तो कर्नाटका उठा लो आप, ठीक है, दूसरा आप महाराष्ट्र को ले लो, ठीक है, और तीसरा आप क्या लोगे? आप कहोगे कि सर आंध्र प्रदेश ले लो। चौथा आप क्या लोगे? तेलंगाना ले लो। तो सब तो हो गया ना। लेकिन अब कुछ चीजें आपको और याद रखना है, ठीक है। जैसे हम बात आपसे करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो देखो, जो पश्चिम बंगाल है ना, यहाँ 1969 तक, मतलब 1969 तक विधान परिषद थी, और पश्चिम बंगाल में विधान परिषद, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ही बना दी गई थी, ठीक है ना। लेकिन 1969 में आकर के इसे समाप्त कर दिया गया था। 2020 में, ठीक है, पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने भारत की संसद से मांग किया कि हमारे यहाँ विधान परिषद पुनः बना दिया जाए, ठीक है, और संसद ने उनकी रिक्वेस्ट को भी सुन लिया है, मान लिया है, ठीक है। तो अब वहां पर भी विधान परिषद गठित होने जा रही है, ठीक है। अब दूसरा विशेष पॉइंट आप याद रखना, ठीक है, आंध्र प्रदेश। देखो ये नीचे लिखा ना आंध्र प्रदेश, ये देखो नीचे लिखा हुआ आंध्र प्रदेश, ये वाला, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने भारत की संसद से मांग किया है कि उनके यहाँ जो विधान परिषद चल रही है इसको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। 2 पॉइंट वो अच्छे पॉइंट्स हुए, अच्छे क्वेश्चंस हुए। और एक चीज आप याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर जब भारत का अविभाज्य अंग बनता है, ठीक है, तो उसी समय 2019 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। और उस अधिनियम के अंतर्गत क्या हो रहा है? तो आप कहोगे कि सर उस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। दूसरा अब क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि आपको क्या याद रखना है कि विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या क्या होती है। तो आप सीधी बात कर देना कि सर उस राज्य की कुल विधान, मतलब जो विधानसभा है उसके कुल सदस्य, मतलब उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से ज्यादा, और किसी भी कीमत पर 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये पहला क्वेश्चन आपने देखा ही है कि कितना हमने वाइड कर दिया, इसमें कम से कम हमने 10 क्वेश्चन का जो मैटर है वह समाहित किया है, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर हमने बता दिया आपको। अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता, ठीक है, यदि वह स्वयं प्रत्याशी है। तो इससे क्या होता है, अगर मैं प्रत्याशी हूं तो क्या मैं वोट नहीं दे सकता? अपना दे सकता हूं ना। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया ना। बी कह रहा है कि उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। भाई बहुमत हमारा सिद्ध हो या ना हो, ठीक है, हम एमएलए हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। तो अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो हम क्यों नहीं चुनाव में भाग ले सकते हैं। फिर तीसरा है राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य,
ठीक है ना, ठीक है, ऐसा नहीं है। उच्च सदन को, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो आप आंसर कर लो आप इसको, ठीक है। अब डी कह रहा है कि यदि वह काम चलाऊ रूप में उप मुख्यमंत्री है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि उप मुख्यमंत्री है कि मंत्री है, ठीक है। मंत्री थोड़ो ना वोट देता है, ठीक है। मंत्री इसलिए वोट देता है क्योंकि वो विधायक है, ठीक है ना। और अब आओ तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नहीं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, भाई देखो ऊपर जितना भी लिखा है सब आवश्यक है। देश का नागरिक हूं नहीं हो होना चाहिए, देश का नागरिक हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु का हो, लेकिन भारतीय संविधान में, ठीक है, उसका क्वालिफिकेशन नहीं लिखा गया है, ठीक है। संविधान सभा का 12वां सेशन या सत्र चल रहा था जिस समय B.R. अम्बेडकर ने प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा था कि सर संविधान बन चुका है, आप इसे स्वीकार कर लें। तब उन्होंने थोड़ी देर बाद पूछा था कि सर इसमें राष्ट्रपति का क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफी हक्के बक्के हो गए थे और उन्होंने रोना शुरू कर दिया था और कहा था कि ये मुझे बहुत दुख है कि छोटे छोटे पदों के लिए क्वालिफिकेशन है लेकिन राष्ट्रपति के लिए क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भी नहीं बोलेगा क्योंकि हमने स्टोरी फ्रेम कर दिया। अब चौथा देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, ठीक है। ए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यस सर, ठीक है। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदन, नहीं सर, इसमें दोनों सदन का मतलब विधान परिषद भी आ गई, नहीं हो सकता ना। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यस सर, बिल्कुल होगा। फिर दिल्ली और पांडिचेरी सभाओं के निर्वाचित सदस्य, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 3 4 हमारा सही हो गया। लेकिन हमको यहां थोड़ी सी एक व्याख्या जरूरी लग रही है। वो जरूरी ये है कि दिल्ली और पांडिचेरी को, ठीक है, देखो ये लिख दिया 70वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। 5वां, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप सीधी सीधी सी बात कर लो कि देखो भारत के संविधान में आर्टिकल 60 है और आर्टिकल 60 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश और अगर वो नहीं है तो सीनियर न्यायाधीश जो है शपथ दिलाएगा, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अब चलो आगे चलते हैं, 7वां देखते हैं क्या है, अरे 6ठा देखते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है। राज्यसभा के चयनित सदस्य शामिल होते हैं ना, लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं ना, राज्य विधानसभाओं के चयनित सदस्य होते हैं ना, अभी तो सब बताया है। और लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद के चयनित सदस्य हों या निर्वाचित सदस्य हों या मनोनीत सदस्य हो, कौन मतलब कोई नहीं भाग लेगा ना। तो ये लगा दो निशान, और क्या है। आगे चलो, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है, ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव, प्लूरल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो आप कहते हैं ना कि पहले निशान लगा लेते हैं फिर व्याख्या कर देते हैं। देखो फर्स्ट चीज व्याख्या करते हैं। अब देखो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पार्लियामेंट की व्याख्या दी गई है या संसद की व्याख्या दी गई है और कहा गया है कि जी मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस, ठीक है,
हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, और ठीक है काउंसिल ऑफ स्टेट, इसका मतलब राज्यसभा, इक्वल टू होगी संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किस भाषा का शब्द है? आप कहोगे कि सर फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है, लेकिन 1950 में, ठीक है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, और उसका स्थान किसने ले लिया? राष्ट्रपति ने ले लिया। तो अब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा इक्वल टू होगा संसद, ठीक है ना। अब आ जाओ आप 8वां देखो, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा अथवा हटाए जाने की स्थिति में नए राष्ट्रपति को चुन लिया जाएगा। तो 1 माह, 9 माह, 3 माह, 6 माह जो लिखा है। तो अब आप याद रखो, यहां आप एक याद रखना आर्टिकल क्या है, 56(1) दिखाओ आर्टिकल। अनुच्छेद या आर्टिकल 56(a)(c) क्या कहता है? ठीक है कि राष्ट्रपति के पद को अधिक से अधिक 6 महीने खाली रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? 6 महीने के अंदर ही भर जाना चाहिए उसे, ठीक है। अब 9वां देखो, सर्वसम्मत से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो पहले आंसर करो आप, नीलम संजीव रेड्डी। अब व्याख्या सुनो, देखो 1977 का वक्त है, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, और फखरुद्दीन अली अहमद साहब मर गए। तो तत्कालीन जो लोकसभा के स्पीकर थे नीलम संजीव रेड्डी, उन्हीं को निर्वाचित कर लिया गया, ठीक है, मनोनीत कर लिया गया, निर्वाचित कर लिया गया, ठीक है ना। और उस सर्वसम्मत से निर्वाचित किया गया था ना, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, सब लोगों ने, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये तो आप जान गए। इसमें देखो नीचे लिखा है ज्ञानी जैल सिंह। तो यहाँ एक चीज याद रखना कि ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, राष्ट्रपतियों में सबसे कम आयु के थे और अशिक्षित भी थे। अब 10वां देखो क्या है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है। तो आप एक बात देखो, किसकी नियुक्ति करता है, पहले ये देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ना, 153 के तहत राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करता है। अब राष्ट्रपति की जहां तक बात आती है, उपराष्ट्रपति की बात आती है, तो उपराष्ट्रपति में एक चीज याद रखना कि आर्टिकल 63 है। कौन सा आर्टिकल है? 63। तो आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का अपना एक उपराष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 66(1) ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि निर्वाचन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि दी गई है, ठीक है। और ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, खुले मतदान प्रणाली से होगा, ओपन बैलेट बॉक्स, खुला मतदान होगा। इसका क्या मतलब है? किसने हमको वोट दिया है, किसने नहीं दिया है, ये हम सब जान सकते हैं यहाँ, ठीक है ना। अब 11 देखो क्या है। 11 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश की घोषणा कर सकता। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश कब घोषित कर सकता है? आप कहेंगे आर्टिकल 1 to 3, देखो लिखा है आर्टिकल 1 to 3 मतलब 123, 1 to 3 में क्या लिखा है, ठीक है, कि जब संसद का के किसी भी हाउस का अधिवेशन न चल रहा हो, तो उस समय भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया ना। और भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए पुनः चुना जा सकता है। देखो, चाहे उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, वो कितनी बार चुने जाएंगे, ऐसा संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो अब क्या सही हुआ? आप कहोगे केवल 2 सही हुआ, ठीक है ना, ये वाला सही है, ठीक है। और अब चलो आप 12 देखो, निम्नलिखित में से कौन पहली बिना उपराष्ट्रपति बने भारत का राष्ट्रपति बना था? तो अभी तो हमने कहा था कि नीलम संजीव रेड्डी जो है लोकसभा के स्पीकर थे और वही चुने गए थे।
ठीक है। जाकिर हुसैन के बारे में भी थोड़ी सी बात याद रखना कि जाकिर हुसैन का एक उपन्यास है मीनू की बकरी, और मीनू जो है गांधी जी की रिलेटिव लड़की है और वह गांधी जी के साथ चलने वाली बकरियों की देखभाल करती थी। ठीक है, और यही जाकिर हुसैन है जिन्होंने गांधी की शिक्षा मॉडल को ड्रॉप्ट किया था। 13, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का समाधान निम्नलिखित में कौन करता है? ठीक है ना। तो आप याद रखना कि आर्टिकल 71(1), ठीक है, कौन सा आर्टिकल? तो आप कहोगे कि सर 71(1) ये क्या कह रहा है? ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो उसका समाधान भारत के उच्चतम न्यायालय ही करेगी और कोई नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, 14 देखते हैं। कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? अभी हमने 2 मिनट पहले बताया था, नीलम संजीव रेड्डी। ये आप 15 देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समता के संदर्भ में कौन अपवाद है? तो देखो, कानून के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, यह आर्टिकल 14 है और इसमें कहा गया है कि कानून की नजरों में सभी समान होंगे, लेकिन ठीक है, भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए यदि कोई भी कार्य करता है तो वह किसी भी न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, तो ये मतलब विशेष बना दिया कि नहीं बना दिया? अब 16 चलो। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है? ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस एक्ट के द्वारा होती है? तो आप कहोगे कि सर 76(1) के द्वारा होती है। ठीक है, यहां लिख देते हैं, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। किसको करता है? ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, उसी को अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। ठीक है, यही भारत का महान्यायवादी भी कहा जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 148 के अंतर्गत करता है, और राज्यपाल भी नियुक्ति का पद है और इसकी नियुक्ति आर्टिकल 153 के तहत की जाती है, राष्ट्रपति करते हैं। 17, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति का कार्य करता है? तो आप डायरेक्ट आंसर कर दीजिए, आप कह दीजिएगा कि सर ठीक है, उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। और आप थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, मैं आपसे एक घटना को शेयर करना चाह रहा हूं। 1961 है, ठीक है, प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ हो चुकी है, और जब ये डेथ हो गई जाकिर साहब की, तो ऐसी स्थितियों में ठीक है, जो उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का भी एक पद खाली है और उपराष्ट्रपति का भी एक पद खाली है। तो एम हिदायतुल्लाह, चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने क्या किया था? ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्य को देखा था। 18, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही त्याग पत्र दे दें तो लोकसभा का अध्यक्ष नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति का कार्य करेगा? कदापि नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो ये कट गया, चलो ठीक है, ये तो कट गया। अब फिर आप आओ, अगला देखो। भारतीय संविधान में चुनाव लड़ने की सबसे कम उम्र तो दी गई ना, 21 साल, और सबसे अधिक आयु का प्रावधान है नहीं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति ना, ऐसा नहीं होता। शेष कार्यकाल को करेगा, ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर होता क्या है? आप कहोगे कि सर देखो, इसमें डी विकल्प सही है, भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग है। तो थोड़ी व्याख्या कर दें इसकी। तो आप याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में संसद की व्याख्या दी गई है, पार्लियामेंट की व्याख्या दी गई है। कहां पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
इंडिया एक्ट 1919 क्या बताया गया है कि गवर्नर जनरल प्लस, ठीक है, लोकसभा, मतलब आप कह सकते हैं हाउस ऑफ पीपल, और सेकंड काउंसिल ऑफ स्टेट अर्थात राज्यसभा इक्वल टू होगा संसद। लेकिन 26 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और उसका नाम बदलकर राष्ट्रपति कर दिया गया। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि संसद किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे राष्ट्रपति और, ठीक है, दोनों हाउस। ठीक है ना। अब हम लोग अगला देखते हैं 19वां, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा नहीं, लोकसभा भी तो कर सकती है। ठीक है, तो नीचे लोकसभा भी दिया हुआ है, तो ये भी कोई जरूरी नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ना, बिल्कुल नहीं, निर्णायक मत देने, इससे क्या मतलब है। फिर करा कि संसद की जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से। आप समझ गए होंगे, जैसे मान लीजिए मैं राज्यसभा का मेंबर हूं, तो राज्यसभा ने क्या किया, ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाया, फिर वो क्या करेगी 2/3 बहुमत से, ठीक है, उस आरोप की जांच करके और उसके पक्ष में, ठीक है, अगर समर्थन दे देते, राष्ट्रपति के विपक्ष में, ठीक है, अगर चला जाता है ये वोटिंग, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, दूसरे सदन में, ठीक है, पुनः इस पर चर्चा होगी। और अगर दूसरे सदन ने भी, ठीक है, पहले सदन से सहमति व्यक्त किया तो राष्ट्रपति का पद उसी दिन, राष्ट्रपति को उसी दिन अपने पद को छोड़ना होगा। 20वां, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। तो देखो, एक चीज याद रखना, देखो हम एक वर्ड लिख रहे हैं 44 अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन मित्रों कहता क्या है, ठीक है, कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत यदि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल या इमरजेंसी की घोषणा करना चाहता है तो उस समय उसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित, ठीक है, मांग प्राप्त करना ही होगा। मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित मांग पर ही राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी लगा सकता है 352 के अंतर्गत। और अब 21वां देखते हैं, राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, सीधे आम जनता द्वारा ना, संसद द्वारा नहीं जी, संसद और राज्य विधानसभा दोनों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो मित्रों आज बस इतना ही। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आज फिर हम अगले दिन आपके सामने उपस्थित होंगे नेशनल मूवमेंट को लेकर। आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक। नमस्ते।